पाठशाला में पीएम मोदी की उस कूटनीति का चैप्टर खोलने जा रहा हूं जिसने चीन और पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना हो चुके हैं। 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में यह समिट आयोजित होगा। 16 सितंबर को पीएम मोदी एससीओ देशों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे, जिसमें पीएम मोदी होंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन होंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दूसरे नेताओं से भी चर्चा होगी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी अलग से एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। 16 सितंबर की शाम को ही पीएम मोदी उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे के करीब पीएम मोदी वापस भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी पीएम मोदी का यह दौरा 24 घंटे से भी कम होगा, लेकिन ताबड़तोड़ मीटिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी अहम मीटिंग्स होंगी, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग होंगी। इसलिए इस दौरे का भारत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंस है। समरकंद रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में कहा कि वो सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और गहरा बनाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक है। व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के बारे में कई निर्णय लिए जाने की संभावना है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। शंघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश हैं, एक बार उसको समझ लीजिए। एक तो भारत है, दूसरा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान अलग परेशान है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए। चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। 6 डायलॉग पार्टनर्स देश भी इसमें हैं: आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। दुनिया में एससीओ देशों का दबदबा कितना है, इसको थोड़ा समझिएगा तो समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी इस बैठक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और चीन के वहां होने के बावजूद अगर वहां जाने का निर्णय ले रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है वो आपको समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे कि ये जो एससीओ है इसकी ताकत क्या है। दुनिया की कुल आबादी का 40%, दुनिया की आबादी का 40% कहां है? इन एससीओ देशों में। दुनिया की जीडीपी का कितना हिस्सा इन एससीओ देशों में है? 30%। कहां है? इन एससीओ देशों में। दुनिया की कुल जमीन का, दुनिया की कुल जमीन का कितना हिस्सा इन एससीओ देशों में है? तो वो है 25%। 25% इन्हीं देशों के पास दुनिया की कुल जमीन का है। और जो ग्लोबल ट्रेड है, यानी दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है, उसमें इन देशों की जो हिस्सेदारी है वो करीब 17.5% की है। तो एक बड़ा हिस्सा दुनिया के लिहाज से अगर आप समझेंगे, आबादी के लिहाज से, ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, वो इन देशों में बसता है। और इसीलिए इन देशों के साथ कोरोना के संकट काल के बाद जब आप उबर रहे हैं तो आपके संबंध बेहतर होना जरूरी है। तो इसलिए ये देखकर सोचिएगा, अरे वहां तो पाकिस्तान वाला भी आएगा, चीन वाले भी आएंगे, हम क्या करें, हम तो नहीं जाएंगे। ये नहीं चलता बॉस डिप्लोमेसी में। नरेंद्र मोदी वहां गए हैं और वो कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत को और आगे ले जाने और बेहतरी के लिए हो सके। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर टिकी। दोनों नेताओं के बीच सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता होगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन दोनों नेता एससीओ के मंच पर एक साथ होंगे। मोदी और जिनपिंग का आमने सामने होना इसलिए अहम है क्योंकि साल 2020 में गलवान की झड़प के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने होने जा रहे हैं। दोनों नेता तब आमने सामने हैं जब पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी की गई है।
दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले बॉर्डर पर टकराव को टालने की कोशिश, यह मैसेज है कि बातचीत करने लायक माहौल है और इसलिए इस बात की उम्मीद है कि दोनों नेताओं की अलग से मुलाकात हो जाए। अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी तो 3 मुद्दे अहम होंगे जिन पर बात हो सकती है। पहला है सीमा विवाद। भारत चाहेगा कि सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बने। दूसरा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर बातचीत हो सकती है। तीसरा है क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत चीन के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा सकता है, इसमें अफगानिस्तान पर भी बात हो सकती है। अच्छा, जब यह बातचीत होगी तो भारत आज की तारीख में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि कोरोना के संकट काल के बाद चीन खुद भी जूझ रहा है, उसकी इकोनॉमी भी श्रिंक की है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई है, वहां बैंक्स की हालत खराब है, फैक्ट्रीज पर ताले लग रहे हैं और ऐसे संकट काल में भारत से लड़ना भिड़ना उसके लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। इसलिए जब चीन ये बातचीत करने आ रहा है तो उसको भी पता है कि उसे भी भारत की जरूरत है। इन दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील में हुई और तब से लेकर अब तक में हालात बहुत बदल चुके हैं। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताई जा रही है और चीन अपने संकटों से लड़ रहा है। एससीओ सम्मेलन से पहले कैसे भारत के आगे चीन को झुकना पड़ा, वो इस बात का संकेत है क्योंकि उसको भी पता है कि भारत को लेकर चलना पड़ेगा। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन से पहले भारत की तरफ से यह साफ मैसेज दिया गया था कि अगर सीमा पर चीन के सैनिक पीछे नहीं हटेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से सम्मेलन से ठीक 1 हफ्ता पहले 8 सितंबर को चीन की सेना पीछे हटने को राजी हो गई। यह है आज की तारीख में भारत की मजबूत स्थिति। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन को अपनी बात मानने पर मजबूर किया। साल 2017 में भी भूटान में डोकलाम पठार पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। भारत को चीन में होने वाले ब्रिक्स बैठक के लिए चीन के जियोमन जाना था, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि चीन के सैनिक अगर यथास्थिति में नहीं लौटे तो प्रधानमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारत की धमकी का असर हुआ और चीन ने भारत की बात मानी। इसी साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी मार्च महीने में बिना बुलाए ही प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन पीएम मोदी उनसे नहीं मिले। भारत ने चीन को सख्त संदेश दे दिया था। यूक्रेन पर रूस के हमले ने जियोपॉलिटिक्स को काफी बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध के साथ एक बार फिर नए शीत युद्ध की शुरुआत सी हो गई। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश हैं, दूसरी तरफ रूस है जिसे चीन का साथ मिल रहा है। देशों के संगठन के रूप में अमेरिका के पास नेटो, क्वाड, ऑक्स है। रूस और चीन ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों ही गुट ये चाहते हैं कि भारत उसके साथ रहे। अमेरिका को भी लगता है कि हमारे साथ रहे, चीन और रशिया को भी लगता है कि हमारे साथ रहे। और अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की जो कूटनीति है उसको इस तरह से बैलेंस किया है कि अमेरिका के साथ भी है भारत, रूस के साथ भी है, चीन के साथ भी है, हम सबके साथ है, तुम्हारी मर्जी से हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। यह मैसेज क्लियर है। भारत भी मजबूती से अपनी शर्तों पर अलग अलग संगठनों के साथ डील कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने से पहले इसी महीने 5 और 6 सितंबर को भारत ने शीर्ष क्वाड अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच भारत स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहा है। भारत ने ना तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में रूस से तेल की खरीद बिक्री बंद की, ना ही अमेरिका भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से रोक पाया। पूरी दुनिया जानती है कि आज ग्लोबल डिप्लोमेसी भारत के बिना चल नहीं सकती। आज हर बड़े ग्लोबल ग्रुप को भारत का वो हिस्सा है और ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत कॉमन फैक्टर है। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत कॉमन फैक्टर कैसे है, यह भारत की ताकत आपको दिखाएगा। जैसे हो गया क्वाड, ये क्वाड जो है इसमें कौन कौन है? यूएस प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया। तो यहां भी आपका इंडिया आ गया। इसके अलावा एससीओ जिसकी बैठक में प्रधानमंत्री गए हैं, शंघाई सहयोग संगठन, इसमें हो गया चाइना,
प्लस हो गया रशिया प्लस इंडिया प्लस 5 कंट्री जो आपको बताया था। तो यहां भी भारत है। फिर है ब्रिक्स। जितने मजबूत संगठन है हर जगह भारत शामिल है। इसमें हो गया ब्राजील, फिर हो गया रूस, इसके बाद इसमें हो गया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, प्लस चीन और प्लस इंडिया, भारत। तो यहां भी भारत हो गया। फिर है G7, इसमें भी भारत है। इसमें विशेष रूप से आमंत्रित भारत को किया जाता है। तो हर जगह बड़े संगठन जो दुनिया भर में है वहां भारत की मौजूदगी अब जरूरी मानी जाती है। शंघाई सहयोग संगठन में 15 देशों के नेता मिलेंगे। रूस और चीन की मौजूदगी की वजह से इसे एंटी वेस्ट समूह भी कहा जा रहा है। जाहिर है भारत के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से अमेरिका नाखुश होगा, लेकिन भारत अपनी बैलेंसिंग कूटनीति को बनाए हुए है। उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि एससीओ किसी देश के खिलाफ नहीं है। एससीओ कोई मिलिट्री ब्लॉक भी नहीं है। एससीओ का मकसद दुनिया में सकारात्मक सहयोग और शांति और स्थिरता बढ़ाने पर है। कई देशों की अपनी चिंताएं हो सकती हैं। साफ है कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए हुए है और किसी के दबाव में नहीं आने वाला। यहां यह भी सवाल है कि भारत उस संगठन का हिस्सा क्यों है जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हैं और जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। सवाल यह भी कि भारत ऐसे ग्रुप का हिस्सा क्यों है जिसमें भारत को छोड़कर हर देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रूस और चीन के लिए एससीओ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ अपनी शक्ति प्रदर्शन का मंच है, लेकिन भारत को इससे क्या हासिल होगा? ये तमाम सवाल है। आपको समझाता हूं कि भारत इस ग्रुप में क्यों है, क्यों इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है और भारत के लिए एससीओ क्यों जरूरी है। एससीओ में भारत आतंकवाद से लड़ाई पर अपनी बात मजबूती से रख सकता है। आतंकवाद पर चीन को अपना रुख बदलने पर जोर डाल सकता है। आतंकवाद का समर्थन करने पर पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ा सकता है। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से निपटने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के भारत के लक्ष्य में एससीओ देश असरदार साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में आईएस की बढ़ती ताकत से क्षेत्रीय सुरक्षा का खतरा बढ़ा है। एससीओ में भारत सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कह सकता है, जिससे सेंट्रल और साउथ एशिया को जोड़ने पर पाकिस्तान को अपने रुख में नरमी लाने का दबाव पड़ेगा। एससीओ के मंच से भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC पर कहते हैं, उस पर जोर दे सकता है। INSTC शंघाई सहयोग संगठन के जुड़े देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य देश हैं वो भारत और हिंद महासागर से जुड़ सकते हैं। बाकी देशों के लिए नए ट्रेड रूट खुल सकते हैं। एससीओ मंच से स्टार्टअप कंपनियों के विकास पर बात हो सकती है। स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत इसमें सदस्य देशों की मदद कर सकता है। शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देश पहले ही भारत के बुद्धिस्ट सर्किट में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इससे भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एससीओ के मंच से भारत सेंट्रल एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। एससीओ से जुड़ने के बाद सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई है। 2017-18 में भारत का इन 4 देशों में 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार था, जो 2019-20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। यह व्यापार आगे और बढ़ सकता है। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार है। इसलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम साबित हो सकते हैं।